एक तलाकशुदा पत्नी सुबह सुबह अपने टेम्पो से अपनी एक बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है खुद के टेम्पो से। तभी रास्ते में उसे एक सवारी मिल जाती है उस स्कूल से आगे तक की, जहां उसे अपनी बेटी को छोड़ना था। अब जो पत्नी थी वो उस सवारी से कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप बैठ जाएं। पहले मैं रास्ते में टेम्पो को रोकूंगी, अपनी बेटी को उस स्कूल में छोड़ूंगी। तो जो सवारी था, जो यात्री था, वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अपनी बेटी को छोड़ देना, फिर मुझे छोड़ देना। दोस्तों, अब टेम्पो चढ़ने लगता है, वो औरत टेम्पो को चलाने लगती है, आगे की ओर टेम्पो को बढ़ाने लगती है। अब जो राहगीर था उस टेम्पो वाली औरत से पूछता है, वो पूछता है तुम टेम्पो क्यों चलाती हो? तो दोस्तों, वो औरत उदास होकर के अपने बारे में उस यात्री को बताती है। कहती है कि मेरे पति ने लोन ली थी, बस उसी को चुकाने के लिए मैं टेम्पो चलाती हूँ। तो वो यात्री कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो कहती है कि पति को गुजरे पूरे 5 महीने हो गए हैं। दोस्तों, टेम्पो में बैठा आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, फिर कहता है कि क्या तुम्हारे पति ने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया था? तो बोलती है कि मुझे तो पता नहीं। दोस्तों, इसके बाद में स्कूल आ जाता है। टेम्पो साइड में वो औरत खड़ा करती है और अपनी बेटी को अंदर छोड़ने के लिए जाती है। राहगीर जो था वो टेम्पो में बैठा रहकर उसका इंतजार करने लगता है। दोस्तों, जब वो औरत अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी, तो राहगीर यानी वो अजनबी आदमी जो अब तक पीछे की सीट पर खामोश बैठा था, उतरने से पहले बोलता है, उस औरत से कहता है, देखो जी, अगर तुम्हारे पास लोन के कागज हैं तो जरा कल लेकर आना इस पते पर, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों, वो राहगीर एक पता दे देता है उस टेम्पो वाली औरत को। वो औरत उस पते को ले लेती है और उससे बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है साहब, अब तो जैसे तैसे करके किस्तें चुका ही रही हूँ मैं। बस यही टेम्पो तो है जो मेरा सब कुछ है। अब वो आदमी जो था वो धीरे से मुस्कुराया और बोला कि कभी कभी किस्मत बदलने में बस एक कागज की देरी होती है। दोस्तों, इतना कहकर वो राहगीर चल देता है। दोस्तों, औरत की आंखों में उस रात तक यही बात घूमती रही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, जो उस अजनबी ने, जो उस राहगीर ने उससे कही थी। औरत सोचती रही, आखिर कौन था वो आदमी? क्या सच में मेरी मदद करेगा या फिर धोखा दे देगा जैसी बाकी सब ने दिया? दोस्तों, यही बात सोचते सोचते औरत सो जाती है और जब सुबह होती है तो सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें अभी सड़कों पर पूरी तरह नहीं चमकी थी। वो औरत, जिसका नाम सीमा था, अपनी बेटी चंपा को स्कूल छोड़ने के लिए निकली। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो। स्कूल से लौटते वक्त उसने वही पता देखा जो कल उस आदमी ने उसे दिया था, जिस पर लिखा था श्यामलाल एंड कंपनी, इंश्योरेंस ऑफिस। सीमा टेम्पो को एक और खड़ा करके अंदर चली गई। ऑफिस में बैठा वही आदमी दोस्तों सामने था। सफेद कमीज थी, नीली टाई पहन रखी थी, चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपनापन। जैसे ही उस औरत को वो व्यक्ति देखता है तो उससे बोलता है कि आ गई आप? तो वो कहता है उससे कि बैठिए। सीमा ने अपने कपकपाते हाथों से वो फाइल इंश्योरेंस की उनके सामने रखी और कहती है कि ये लोन के कागज हैं साहब, मेरे पति ने लिए थे पर अब वो नहीं रहे हैं। दोस्तों, उस आदमी ने जैसे ही फाइल खोली और कुछ देर उस फाइल के पन्नों को पलटा, तो
बोला कि क्या आपके पति का नाम रामेश्वर है? दोस्तों, सीमा की आंखें भर आईं और बोली कि हाँ साहब, मेरे पति का नाम रामेश्वर है। दोस्तों, वो आदमी जिसका नाम अरुण था बोला, सीमा जी, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, आपके पति ने जब लोन लिया था तो उसी समय में उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल करवाई थी। दोस्तों, इस बात को सुनकर सीमा हैरान रह गई। वो कहती है, इसका क्या मतलब? वो व्यक्ति कहता है, अरुण कहता है, मतलब ये है कि अगर लोन वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बाकी की सारी किस्तें कंपनी खुद की तरफ से भरती है। दोस्तों, अब ये बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगी। वो बोली, साहब, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं तो 5 महीने से खून पसीने एक कर रही हूँ किस्तें भरने में। तो अरुण धीरे से उससे कहता है, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। दोस्तों, अरुण उस फाइल को बंद करते हुए बोला, आपके पति ने जो लोन लिया था अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अब जो टेम्पो है वो पूरी तरह आपका है। दोस्तों, सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोलती है कि भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे साहब, जो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की आज। अगर आप न होते तो पता नहीं आगे मेरे साथ में और क्या क्या हो जाता। दोस्तों, उस औरत की यानी कि सीमा की बात सुनकर के अरुण मुस्कुराता है और सीमा से बोलता है कि शुक्रिया मत कहिए। इंसान अगर इंसान की मदद ना करे तो जिंदगी का क्या ही मतलब रह जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों उन दोनों में फिर रिश्ता बनता गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छाई किसी न किसी रूप में लौट करके जरूर आती है। और जब भी उस इलाके से गुजरता तो सीमा को टेम्पो चलाते देख हाथ हिला देता। कभी कभी सवारी बनकर बैठ जाता, कभी उसके लिए एक कप चाय ले आता, कभी धीरे धीरे उनके बीच में जो अपनापन था वो दोस्तों पूरी तरह से बढ़ जाता है। सीमा के चेहरे पर जो सुकून 5 महीने से गायब था वो फिर से लौटने लगता है। वो साधारण टेम्पो वाली औरत अब कुछ अलग लगने लगी थी। उसकी सादगी, उसकी मजबूती और बेटी के लिए उसका समर्पण उसके दिल को छू गया था। एक दिन सीमा ने पूछा, साहब, आप तो बड़े आदमी लगते हो, फिर मेरे जैसे लोगों के साथ इतना वक्त क्यों बिताते हो? तभी इस बात पर अरुण मुस्कुराया। कहता है कि बड़ा वो नहीं होता जो ऊपर बैठे, बड़ा वो होता है जो किसी गिरे हुए को संभाल ले। दोस्तों, इस बात को सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। उसने बस अरुण से इतना कहा, काश मेरे पति भी आपके जैसे समझदार होते। बस दोस्तों, फिर इसी लाइन से उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। हर सुबह अरुण उसे कहीं न कहीं देख लेता, कभी सड़क किनारे, कभी स्कूल के बाहर, कभी मंदिर के सामने अपनी बेटी का इंतजार करते हुए, कभी टेम्पो चलाते हुए, कभी रोड पर टहलते हुए, कभी सब्जी मंडी में, कभी फल फ्रूट की दुकानों पर। फिर एक दिन सीमा का टेम्पो जब खराब हो गया तो अरुण ने ही उसकी मदद की, गैराज तक खिंचवाया, पैसे दिए और उससे कहा कि अब से कोई तुम्हें परेशानी हो तो मुझे इस नंबर पर फोन कर लेना। दोस्तों, उस दिन पहली बार सीमा के होठों पर मुस्कान आई थी, शायद 5 महीने बीत जाने के बाद। धीरे धीरे वो मुस्कान आदत बन गई। हर शाम, हर रविवार वो दोनों मिलने लगे। चंपा भी अब अरुण से हंसकर बातें करने लगी थी, जो कि सीमा की बेटी थी। वो उसके लिए टॉफी लाता, गुब्बारे लाते। सीमा के दिल में कहीं अरुण के लिए जगह बनने लगी थी, पर डर भी था समाज का कि समाज क्या कहेगा, लोग
क्या सोचेंगे एक विधवा, और वो भी टेम्पो वाले के साथ में। दोस्तों, ऐसे किसी से पराये मर्द से बातचीत करे, ऐसा समाज के बारे में सीमा सोचने लगी। लेकिन प्यार किसी की इजाजत नहीं मांगता दोस्तों, वो बस हो जाता है। एक दिन अरुण ने कहा, सीमा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, बोलिए। कहता है, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? ये बात सुनकर दोस्तों सीमा पूरी तरह से सुन्न रह जाती है, क्योंकि ये बात ही कुछ इतनी बड़ी थी एक विधवा के लिए, एक गरीब विधवा के लिए। तो सीमा कहती है, साहब, मैं तलाकशुदा हूँ, विधवा हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। तो इस बात पर अरुण उसे रिप्लाई में जवाब देता है, बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसान है उससे बड़ा मुझे कोई रिश्ता नहीं लगता। मैं बस उस रिश्ते की तरफ ही हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों, सीमा की आंखों से आंसू झलक पड़े। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, अगर किस्मत फिर साथ छोड़ दे तो फिर क्या करोगे? अरुण फिर से मुस्कुराया और बोला, तो मैं फिर से टेम्पो चलाऊंगा तुम्हारे साथ में। दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही दोनों ने मंदिर में सादगी के साथ शादी कर ली। यानी कि मंदिर में दोनों ने अपनी बेटी को, चंपा को गवाह मान करके भगवान के सामने शादी कर ली। सीमा के चेहरे पर फिर से वो चमक लौट आई जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। अरुण चंपा को अपनी बेटी मानने लगा। तीनों एक साथ रहते, खाते, हंसते, घूमते फिरते। दोस्तों, तीनों लोग एक ही छत के नीचे हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं, जैसे जिंदगी ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया हो। दोस्तों, फिर एक रात ऐसी भी आ जाती है उन दोनों की जिंदगी में, जिसका कभी न तो सीमा ने और ना ही अरुण ने सपना देखा था। दोस्तों, शादी को 1 साल पूरा हुआ था। दिन था करवा चौथ का। सीमा ने पूरे मन से व्रत रखा था। अरुण ने मजाक मजाक में कहा, अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसे टेम्पो वाली औरत भी मेरे लिए व्रत रख सकती है। तो इस बात पर सीमा थोड़ा हंस दी। वो हंस करके उससे कहती है, अब तो मैं सिर्फ टेम्पो वाली नहीं हूँ, अब मैं आपकी पत्नी भी हूँ। दोस्तों, रात में फिर चांद निकला। सीमा ने छलनी से चांद को देखा और फिर अरुण का चेहरा देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे जिंदगी ठहर सी गई हो उस पल में, एक पल के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। कुछ अलग से होने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था उस रात में जिसकी न तो सीमा ने कल्पना की थी और ना ही अरुण ने और ना ही उन दोनों की बेटी चंपा ने। वो रात ही अरुण की जिंदगी की आखिरी रात थी। दोस्तों, उस रात में अरुण को दिल का दौरा पड़ जाता है। सीमा के हाथों में ही, सीमा की गोद में ही अरुण दम तोड़ देता है। सीमा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, भगवान से भीख मांगती रहती है कि मेरे पति को जीवित कर दो। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। सीमा कहती है, हे भगवान, ये कैसा मजाक है? करवा चौथ के ही दिन मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। दोस्तों, जब किसी औरत का पति मरता है तो समाज उसे सहारा नहीं देता, बल्कि उसे उल्टा दोष देता है। पति के मरने के बाद में सीमा अकेली रह जाती है, बेसहारा रह जाती है। उसके जो सास ससुर थे, यानी कि अरुण के माता पिता, वो उससे कहते हैं, ये औरत अशुभ है। जिस दिन करवा चौथ का
व्रत रखा उस दिन ही हमारे बेटे को निगल लिया। दोस्तों, इस बात को सुनकर सीमा पूरी तरह से टूट गई। सीमा रोती रही। मैं तो भगवान से बस उसके लिए दुआ मांग रही थी, मेरी क्या इसमें गलती थी। उसे और उसकी बेटी को दोनों को उस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। दोस्तों, न तो उनके पास में अब कोई सहारा था, ना कोई जगह थी, ना कोई एक भी किसी भी तरह का पैसा था। वो फिर भी उसी पुराने रास्ते पर लौट आती है। जो टेम्पो चला करके वो अपने जीवन को गुजार रही थी, उसी टेम्पो को चला करके वो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो जाती है। सीमा ने अपने आंसू पोंछे, बेटी का हाथ थामा और कहा, चल चंपा, अब फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिर से वो उसी सड़क पर अपने टेम्पो को रौंदा करके चलाना शुरू कर देती है, उसी पुरानी आवाज के साथ में, टेम्पो टेम्पो टेम्पो। दोस्तों, अब लोग उसे पहचानते थे और लोग कहते थे, अरे ये तो वही औरत है जिसे इंश्योरेंस वाला साहब मदद करता था। लेकिन अब कोई साहब नहीं था, क्योंकि अरुण मर चुका था। सिर्फ अब एक औरत थी और उसकी जिद थी कि वो टूटेगी नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी उसे तोड़ने की कोशिश करे। हर सुबह वो बेटी को दोस्तों स्कूल छोड़ती, सवारियां ढोती और रात को अरुण की तस्वीर के सामने छपक छपक करके रोने लगती। कहती, तुम गए जरूर हो, पर मैं आज भी तुम्हारी बातों को सुनती हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।